हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जो ये सीरीज चला रहे हैं तो क्लास 10th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जा रहे हैं। यदि आप कक्षा 10 में हैं या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं तो साइंस यहाँ से पूछी जाती है, तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने विज्ञान के डर को दूर करिए। जैसे इसमें हमने कल 14 प्रश्न कर लिए थे, तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। आज प्रश्न दिया गया है कि बोमेन संपुट किसका भाग होता है। बोमेन संपुट पूछा गया है किसका भाग होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है उदर का। उदर दोस्तों पेट होता है। फिर यकृत का, अग्न्याशय का और यकृत का। यकृत में 2 बार लिख गया है ऑप्शन में, लेकिन तुमको सही आंसर लगाना है कौन सा है, उदर का, यकृत का, अग्न्याशय का, या तुम्हारा ऑप्शन 2 है ना यकृत के। तो इसमें एक सही होगा। तो इसमें जो सही आंसर है तुम्हारा बोमेन संपुट, इसकी जगह पर यह तुम्हारा पाया जाता है वृक्क में। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बोमेन संपुट जो होता है यह वृक्क का भाग होता है। इसमें 2 जगह यकृत दिया, इसकी जगह पर एक जगह वृक्क होना था। तो इसमें जो है एक ऑप्शन जो तुम्हारा है यह गलत टाइप हुआ है। इसमें जो है वृक्क होगा। क्या होगा? वृक्क। यह मित्रों किडनी को कहा जाता है। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? ये वृक्क का होता है। इसे किडनी या गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी या गुर्दा कहते हैं। किडनी या गुर्दा इसी को कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? किडनी, गुर्दा या वृक्क होगा। इसमें जो होता है बोमेन संपुट पाया जाता है। ये होता क्या है इसको हम दिखाते हैं आपको, कहाँ पे होता है ये। नेक्स्ट पेज। ये दोस्तों तुम्हारा है बोमेन संपुट। यह कुछ इस प्रकार की हमारी किडनी होती है। वृक्क जो होता है ये किडनी होती है। इसमें जो होता है इससे बना होता है तुम्हारा प्यालेनुमा संरचना होती है बोमेन संपुट की। कैसी होती है? प्यालेनुमा जो होती है यह संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। यह क्या होता है? बोमेन संपुट होता है। इसको क्या कहते हैं? ये बोमेन संपुट होता है। इसके अंदर एक किसका गुच्छ रखा होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। ऐसे इसमें जो होता है ये गुच्छा टाइप का रखा होता है, जिसे हम कोशिका गुच्छ कहते हैं। ये कोशिकाओं का क्या होता है? गुच्छा होता है। और इसमें से 2 नलिकाएं आती हैं। एक होती है अभिवाही धमनिका और एक होती है अपवाही धमनिका। कौन सी? अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, और एक होती है अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका। इनके द्वारा जो होता है रक्त कहाँ आता है? अभिवाही धमनिका के द्वारा रक्त बोमेन संपुट में आएगा। बोमेन संपुट इसको क्या कहते हैं? जो गुच्छा होता है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हिंदी में से कहते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ। इसका कार्य क्या होता है? तो केशिका गुच्छ जो होता है रक्त को छानने का कार्य करता है। इसमें से जो तुम्हारा बोमेन संपुट जो है आगे जाकर एक नलिका में ऐसे बढ़ जाता है। ये क्या होता है? नलिका होती है। इस नलिका के द्वारा ऐसे जाकर के क्या करता है? एक यू आकार की संरचना बनाता है। यहां से यू आकार की संरचना बनाएगा ऐसे। इसे हेनले लूप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हेनले लूप कहते हैं। आगे जाकर के ऐसे एक यहां पर जाएगा, संग्राहक नलिका होती है। इससे क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ये संग्राहक क्या होते हैं? नलिका होती है। इसमें से ऐसे जुड़ा होगा और ये जो होती है इसको संग्राहक नलिका कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार आता है परीक्षा में। ये यहां से लेकर यहां तक कैसे क्या कहते हैं? इसको हेनले लूप कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? हेनले लूप कहते हैं। यू आकार की संरचना, यू आकार की संरचना को हेनले लूप कहा जाता है। हेनले लूप या हेनले का चाप इसे कहते हैं। तो बोमेन संपुट इसमें पूछा गया था क्या होता है? तो बोमेन संपुट ये वाला दोस्तों भाग होता है। ये भाग जो होता है इसे क्या कहते हैं? ये बोमेन संपुट होता है।
बोमेन संपुट होता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो किडनी में पाया जाता है। किडनी ये दोस्तों क्या होती है? किडनी होती है। इनका वजन कितना होता है? 150 ग्राम का होता है। कितना होगा? एक किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। बायां गुर्दा दाएं की अपेक्षा कुछ छोटा होता है। और इसमें किडनी जो होता है, यहाँ से क्या होता है? रक्त इसमें छानने का काम होता है। जो कि उसका गुच्छ होता है क्या करता है? रक्त को छानता है। रक्त इसमें आएगा अभिवाही धमनिका के द्वारा, फिर इसमें से इसको फिल्टर किया जाएगा। जो इसमें आवश्यक तत्व हमारे शरीर के लिए होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ से होते हुए कहाँ जाते हैं? संग्राहक नलिका के द्वारा इधर मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है। संग्राहक नलिका किससे जुड़ी होगी? मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है। और मूत्र के रूप में क्या होता है? इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो खून में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पुनः वापस चले जाते हैं और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको संग्रह कर लिया जाता है। इसको कहते हैं, ये वाली होती है अवरोही नलिका। अवरोही नलिका या धमनिका भी कहते हैं। अवरोही का मतलब घटना होता है मित्रों, तो नीचे की ओर देखो आ रही, इसका मतलब है घट रही है। और यह जब ऊपर जाएगी तो इसको कहते हैं, इसको कहेंगे आरोही नलिका। आरोही ये क्या होती है? आरोही नलिका होती है। और जहां पर इससे जुड़ी होती है इसमें कुछ इस टाइप की संरचना निकली होती है। इसे ये संरचनाएं देखे होंगे बुक में, जो चित्र बने उनमें बनी है ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? एक किडनी जो होती है इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। कोई ये क्या होती है? संग्राहक नलिका है। इसमें जो है एक ही संग्राहक नलिका नहीं होती है, कई सारी होती हैं। तो ये वाली तुम्हारी कौन सी है? ये है संग्राहक नलिका। कलर नहीं चेंज हुआ। ये कौन सी? संग्राहक नलिका है। संग्राहक नलिका। अब संग्राहक नलिकाएं इसमें बहुत सारी होंगी, तो जितनी भी ये होती हैं इनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो होते हैं इनके कनेक्शन पॉइंट होते हैं। और ये इसमें से संग्राहक नलिका रक्त जब आता है, जो अशुद्ध चीजें होती हैं जैसे मूत्र होता है उसके द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा ये निकाल दिया जाता है। तो ये दोस्तों हमसे पूछा जाता है बोमेन संपुट क्या होता है? तो बोमेन संपुट एक किडनी का भाग होता है जिसकी संरचना कैसी होती है? बहुत बार पूछा गया है कि किडनी में पाया जाने वाला एक ऐसा भाग जिसकी कप या प्याले के समान संरचना होती है। तो बोमेन संपुट जो होता है, बोमेन संपुट की कप या प्याले के समान, कप या प्याले के समान संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट कहा जाता है। तो ये वाला इतना भाग जो है मित्रों क्या होता है? बोमेन संपुट है। एक ऐसी संरचना है, देखो प्याले के जैसी है, कटोरी जैसी। तो प्याले के जैसी संरचना को बोमेन संपुट कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारा कहाँ पाया जाएगा? किडनी के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी जो होती है, पूरा छोटा होगा। किडनी जो हमारी होती है कुछ इस टाइप इसमें बना है, इससे मैं दोस्तों बता देते हैं क्या होता है। ये तुम्हारा किडनियां इसमें बनी हुई हैं। ये दोस्तों क्या है? किडनी है। इसमें जो होता है ये किडनी के कुछ भाग हैं। इसमें से जो ये वाली जो होते हैं क्या है दोस्तों? किडनी है। कितनी किडनियां होती हैं इनकी संख्या पूछी जाती है। किडनी कितनी होंगी? तो एक जोड़ी या दो होती हैं। कितनी होंगी? एक जोड़ी या दो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कितनी किडनी होती हैं? दो किडनी या गुर्दा होते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? दो होगी। इनका आकार पूछा जाता है कैसा होता है? तो सेम के बीज के जैसा होता है। सेम के बीज जैसा आकार होता है, जैसा आकार होता है। इनका वजन कितना होता है मित्रों? तो ये 150 से 160 ग्राम होता है। किसमें? मेल में। और फीमेल जो होती हैं उसमें कुछ कम होता है, उसमें 130 से 150 तक होता है। कितना होता है? 130 से 150 ग्राम तक होता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है तुम्हारा रक्त को शुद्ध करने का कार्य होता है। बोमेन संपुट जो होता है इसमें से जो तुम्हारा इसमें मेडुला टाइप के बने होते हैं मित्रों। ऐसे क्या बने होते हैं? इनको क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इन्हें मेडुला कहते हैं।
मेडुला से ऐसे कीप के अनुमा संरचना आती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। यही हाइलम आगे जाकर के किसमें बदल जाती है, ये हाइलम आगे जाकर के तुम्हारी बदल जाती है इसमें कीप के अनुमा संरचना, इसको हाइलम आगे क्या हो जाती है, मूत्र नलिका हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, मूत्र नलिका कहते हैं। मूत्र नलिका जो आगे कहाँ जाती है, मूत्राशय को जाती है। एक मूत्र नलिका इसमें से आती है और एक इसमें से आती है, ये भी क्या है मित्रों, मूत्र नलिका है। ये क्या, दोनों मूत्र नलिकाएं हैं, दोनों कहाँ जाकर मिलेंगे, तो नीचे मूत्राशय होता है वहां पर दोनों मिलते हैं जाकर के। किडनी के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे इसमें पहला कार्य दिया गया है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट का मतलब मित्रों होता है हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें अपशिष्ट या बेकार पदार्थ कहते हैं। जैसे तुम्हारा इसमें दवाओं के केमिकल बाहर निकलना, जैसे हम कोई नशीली दवाएं या कोई भी ऐसी दवाएं जिनका हम सेवन करते हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उनको हमारी किडनी क्या करती है, बोमेन संपुट के द्वारा छानने के बाद उसमें से अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये क्या करता है, बॉडी फ्लूइड को संतुलित करता है, यानी कि पूरे बॉडी को संतुलित करने में सहायता करता है। फिर इसके बाद में रेड ब्लड सेल्स, इन्हें हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं, इनके उत्पादन को नियंत्रित करता है। इनकी संख्या कम या ज्यादा ना होने पाए, इसका क्या करता है, तो इसको नियंत्रित करता है। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इन्हें कहते हैं। आरबीसी जो होती हैं ये हमारे रक्त में पाई जाती हैं। ये पूछा जाता है कि आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है, तो लाल इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर ब्लड से अतिरिक्त शुगर को फिल्टर करके निकालता है। ब्लड में यदि तुम्हारे शुगर की बीमारी सुन हो गया, तो शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो उसको फिल्टर करके क्या करता है, शरीर के बाहर निकाल देता है। किससे मित्रों, तो शुगर, यानी कि जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी उसको हमारा किडनी क्या करता है, इसको बाहर निकाल देता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर जिसे मित्रों आप बीपी कहते हो, बीपी चेक कराने जाते होगे तो बीपी, इसको ब्लड प्रेशर, रक्त दाब या रक्तचाप कहते हैं। इसकी संख्या भी पूछी जाती है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो बीपी जो हमारी है 120/80 होना चाहिए। इतनी बीपी है तो हमारी सही है। यदि इससे ज्यादा होगी तो व्यक्ति जो होते हैं ज्यादा आवाज करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, गुस्सा ज्यादा आती है। और यदि इससे कम होती है तो व्यक्ति सुस्त बैठा रहता है, पूरा शरीर दर्द करता रहता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा तो सेशन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न इसमें मित्रों वही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन यकृत दिया गया था। यकृत के बारे में भी हम जान लेते हैं। यकृत जो होता है इसको हम लीवर भी कहते हैं। हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जो लगभग 300 कार्य करता है। कहीं कहीं किताबों में 500 तक लिखा है कर सकता है कार्य, तो 300 कार्य यदि ये करता है तो लीवर यदि हमारा सही है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमको लीवर को सही रखना है, अच्छे से ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है कि हमारा लीवर खराब हो जाए। इसके 300 कार्य तो हम नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथ है। ये जो मित्रों यकृत होता है हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग कितना होता है, 1.4 से 1.5 किलोग्राम का होता है, लगभग 1.5 किलो का होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी ये क्या है, आंतरिक ग्रंथि है। और यकृत जो होता है ये ऐसा अंग होता है, ऐसा अंग है, ये कलर दिख रहा है क्या, ये ऐसा अंग है जो एक बार काट दिए जाने पर पुनः विकास कर लेता है, पुनः विकास कर लेता है। यानी कि मित्रों यदि हमारे यकृत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और यदि ये 25 से 30% तक हमारी सेल्स सही हैं, स्वस्थ सेल्स हैं 25 से 30%, तो हमारा यकृत करीब 20 दिनों में पुनः वैसा ही हो जाएगा। तो मात्र एक ऐसा अंग है जो अपना विकास बहुत तेजी से करता है और यकृत पुनः बन जाता है। अब इसके कार्य जो हैं उसको कार्य को पढ़ते हैं। जैसे इसमें से
कई एक पहली बात तो बाइल्स जूस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक रस निकलता है, इसे बाइल्स जूस या पित्त रस कहते हैं। पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है। ये कहाँ होता है मित्रों? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये यकृत से निकलता है। पित्त रस जो होता है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पित्त रस जो होता है ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। पित्त रस यह वसा के पाचन में, वसा का मतलब मित्रों फैट होता है, इसका पाचन करने में मदद करता है, मदद करता है। क्या करता है दोस्तों? पित्त रस जो होता है ये निकलता है तुम्हारा और छोटी आंत के साथ में जा करके वसा को पचाने में मदद करता है। पित्त रस पूछा जाता है एकत्रित कहाँ होता है? तो पित्त रस यकृत से स्रावित होने के बाद, यकृत से स्रावित का मतलब निकलना होता है, बनेगा कहाँ? यकृत में बनेगा। स्रावित होने के बाद, होने के बाद यह पित्ताशय में, पित्ताशय में संचित होता है, संचित होता है। संचित का मतलब मित्रों इकट्ठा होना होता है, यानी कि ये तुम्हारा क्या है? गॉल ब्लैडर, यानी कि ये तुम्हारा क्या हरा रंग का, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या पित्ताशय है। पित्ताशय जो होता है इसमें क्या बनेगा? कहाँ पे बनेगा? बनेगा तुम्हारा पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में बनेगा। और यकृत में बनने के बाद में ये पित्त रस कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाता है तुम्हारा पित्ताशय में। तो पूछा जाता है कि पित्त रस कहाँ बनता है? आप लोग जल्दबाजी में पित्ताशय लगा देते हो पित्त से सुनकर, लेकिन पित्त रस बनता है कहाँ? यकृत में बनेगा। और ये एकत्रित कहाँ होता है? संग्रहित कहाँ पर होगा? तो संग्रहित होता है कहाँ? पित्ताशय में। और ये पाचन किसका करता है? फैट का, वसा का पाचन करता है। और भी इसके अलावा अन्य कार्य इसके होते हैं, जैसे ये जो होता है विषाक्तता को कम करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो जहर पहुंच जाता है किसी न किसी तरीके से, तो जहर को, जहर जो होता है उसको निष्प्रभावी करता है। क्या करता है? विषाक्तता, विषाक्तता विषाक्तता या जहर को नष्ट करता है, जहर को नष्ट करता है। क्या करता है दोस्तों? यदि किसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जहर या कोई ऐसे कीटाणु पहुंच गए जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको ये क्या करता है? उनकी विषाक्तता या जहर को निष्प्रभावी कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। और भी इसके कार्य होते हैं, इसमें कई सारी प्रोटीनें निकलती हैं, जैसे इसमें एक तुम्हारा हिपैरिन होता है, किसका स्राव करता है? हिपैरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है हिपैरिन। हिपैरिन प्रोटीन का, हिपैरिन प्रोटीन का स्राव करता है, स्राव करता है। इसी के साथ में फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन, इन सभी चीजों का क्या करता है? स्राव करता है। और इनके अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे तुम्हारा हिपैरिन है, हिपैरिन जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो हिपैरिन जो होती है इसका कार्य होता है, हिपैरिन प्रोटीन क्या करती है? ये हमारे शरीर के अंदर जितना भी ब्लड हमारे नसों में बह रहा है, धमनियों सिराओं में बहता है, उसको जमने से रोकता है, ताकि हमारी नसों में रक्त जमने ना पाए, लगातार बहता रहे। यदि कहीं पर नस में रक्त जम जाता है तो हमारी नसें फट सकती हैं या अन्य भी कारण हो सकते हैं। तो हिपैरिन का कार्य क्या होता है? धमनियों में, धमनियों या रुधिर वाहिनी में, या रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है।
क्या कार्य इसका होता है हेपारिन का? हेपारिन हमारे शरीर के अंदर जितना भी वाहिकाओं में रक्त प्रवाहित होता है उसको जमने से रोकता है ताकि रक्त जमने ना पाए। और मित्रों फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, तो ये जो होते हैं इनका कार्य होता है रक्त को थक्का जमाना, रक्त को थक्का जमाना। अब आप कहेंगे एक तो रोक रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, जमाने की बात कर रहा है, कैसे जमेगा? तो दोनों कार्य होते हैं। जब कभी हम कट जाते हैं कहीं किसी भी कील से या कोई भी चीज लग जाती है तो रक्त जब बहता है तो वहां पर थोड़ी देर के बाद में देखोगे रक्त सूख जाता है। सूखने के बाद में रक्त बहना बंद हो जाता है। तो क्यों बंद होता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन ये दोनों क्या करते हैं, विटामिन B12, विटामिन विटामिन जो के होता है, कौन सा मित्रों, विटामिन के, विटामिन के साथ मिलकर के, साथ मिल करके रक्त को थक्का बनाने का कार्य करते हैं, थक्का रक्त को थक्का बनाने का कार्य करते हैं। तो मित्रों यकृत जो महत्वपूर्ण 3 इसमें से प्रोटीनें निकलती हैं, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन के अलावा प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन विटामिन के साथ में मिलकर के रक्त को थक्का जमाती हैं। हेपेरिन हमारी नसों में खून जमने ना पाए उसके लिए स्रावित होता है। तो इतना दोस्तों यकृत के बारे में रहा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जब कभी आएगा तो इसके आगे फिर से बताएंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, नहीं तो शायद प्रश्न 2 ही 3 हो पाएंगे आज भी। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया आवृत्त बीजी पौधों में नर जननांग होते हैं, कितने होते हैं? आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उनमें नर जनन अंग जो होते हैं वो अंग होते हैं जायांग, पुमंग, बीजांड, पराग नलिका। ये जो हैं कितने मित्रों ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। उसमें पूछा गया है कि आवृत्त बीजी, जो नहीं हो रहा सर, आवृत्त बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं जायांग, पुमंग, पराग नलिका और इसमें दिया गया बीजांड। तो मित्रों इसमें से जो ये भाग तुम्हारा दिया गया जायांग, बीजांड और पराग नलिका, पुमंग, ये जो होते हैं नर पौधे के नहीं होते हैं। इसमें से ये वाला जो होता है तुम्हारा पुमंग, पुमंग जो होता है कैसा होता है, नर भाग होता है, कैसा, आवृत्त बीजी का। पहली बात तो आवृत्त बीजी क्या होते हैं, आवृत्त बीजी एक ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीजों के ऊपर क्या होता है, आवरण होता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, आवरण होता है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो नंगे बीज होते हैं जिनके ऊपर कोई भी कवर नहीं चढ़ा होता है। तो जिनके ऊपर क्या होता है, कवर होता है, आवरण होता है, उन्हें कहते हैं आवृत्त बीजी। और एक होते हैं अनावृत्त बीजी, जिनके बीजों के ऊपर कोई भी क्या होता है, जिनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है, वो कौन से होते हैं, उन्हें कहते हैं आवृत्त बीजी। तो इसमें से जो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा, पुमंग होता है, पुमंग होगा, जो आवृत्त बीजी पौधों में नर जनन अंग का कार्य करता है। जनन का मतलब होता है अपने ही समान दिखने वाली या अपने ही समान नई संतानों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन की क्रिया पौधे, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी करते हैं। तो इसमें हमारा पौधों के बारे में पूछा गया है कि पौधों में ये नर जनन अंग कौन सा है, नर जनन अंग कौन सा होता है। तो इसमें जो पुमंग होता है ये नर जनन अंग होता है। ये कहाँ पर होता है, इसको हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है, नर जनन अंग। तो ये मित्रों हमारा पुष्प रहा, कौन सा है, पुष्प है। पुष्प की क्या है, संरचना है। अब इसमें हम बताते हैं पुमंग कहाँ पे होता है। तो इसमें संरचना आपको दिख रही होगी कुछ इस टाइप की, ऐसे बना हुआ है, बनाते हैं हम इसको ऐसे ही। ये तुम्हारा कुछ ऐसे बना हुआ है।
इसमें जो ये वाला भाग होता है दोस्तों, ये वाला यहाँ का, इसे कहते हैं व्रंत। ये क्या होता है? व्रंत। पुष्प का सबसे नीचे जो हाथ में से फूल, गुलाब का फूल जो डंठी आप हाथ में रोकते हैं, पकड़ते हैं जिससे, उसे व्रंत कहते हैं। उसके ऊपर का ये वाला भाग यहाँ पर कुछ ऐसा होता है गोल गोल, इसे हम क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्पासन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्प आसन का मतलब होता है बैठना, पुष्प का मतलब पुष्प, जिसके ऊपर पुष्प बैठा होता है, जिससे जुड़ा होता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के बाद में जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, इसमें तो 2 ही बनी हैं, लेकिन ये 4 होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वाह दलपुंज। क्या कहते हैं? वाह दलपुंज। वाह दलपुंज। इसके बाद में जो ये तुम्हारी गुलाबी कलर की पत्तियां बनी हुई हैं, कौन सी? गुलाबी कलर की पत्तियां बनी हुई हैं ऐसे, ये तुम्हारी गुलाबी कलर वाली जो पत्तियां बनी हुई हैं, ये वाली, इन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? तो ये जो होती हैं, इन्हें हम दलपुंज कहते हैं। पुष्प के इन्हीं भागों में क्या होती है? इन्हीं भागों में खुशबू होती है। खुशबू पुष्प के कौन से भाग से आती है? तो जो हमारे दलपुंज होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? दलपुंज। तो दलपुंज से ही क्या होती? इन्हीं भागों में क्या होती? पुष्प के खुशबू होती है। पुष्प के क्या होता है? पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इसका पहला एक भाग होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। और होता है दलपुंज। दलपुंज। एक होता है पुंकेसर। पुंकेसर, इसी को कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को पुमंग कहते हैं। एक भाग होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, जिसे हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम जायांग कहते हैं। जायांग का मतलब ये वाला स्त्री भाग होता है, ये वाला तुम्हारा नर भाग पुमंग होता है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि इसमें से कौन सा नर जनन अंग है। जनन अंग ऐसे अंग होते हैं जहां से अपने ही समान वैसी ही संतान को उत्पन्न किया जाता है, उन अंगों को क्या कहते हैं? जनन अंग कहते हैं। तो इसमें से नर जनन अंग कौन सा होता है? पुमंग होता है। इसको पुंकेसर भी कहते हैं। इसके अलावा अब इसमें जो है कुछ आकृति हम बनाते हैं, जैसे ये वाला क्या बना था? अभी पुष्प बना था, फिर से हम बनाते हैं, अच्छे से समझाते हैं इसको। जैसे तुम्हारा ये वाली पत्ती कुछ इस टाइप से ऐसे बनी थी, ये क्या है? पुष्प है मित्रों। अब इसमें से कुछ पत्तियां बनेंगी, जैसे ये क्या मित्रों? पुष्प है तुम्हारा। इसके बीच में एक भाग ऐसे होता है, ये वाला कुछ इस टाइप का ऐसे, ये वाला। इसमें जो होते हैं यहाँ पर बीजांड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये बीजांड होते हैं। इसका जो पुंज एक ऐसे इसमें संरचनाएं आती हैं, ऐसे कुछ संरचनाएं ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे बना होता है। अब इसमें जो होता है तुम्हारा ये वाला भाग, ये वाला, ये जितना जो ऐसा भाग मित्रों बना है, ऐसे वाला, ये वाला भाग जो होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? वो सही बन नहीं रहा। ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग जो होता है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। अब ये पूरा का पूरा भाग कैसा होता है? स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर का मतलब ये मादा भाग होता है। स्त्री केसर, या इसी को हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। जायांग जो होता है, इसके कितने भाग होते हैं? तो जायांग के 3 भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। एक होता है वर्तिका। वर्तिका। और एक होता है, वर्तिका के अलावा एक होता है तुम्हारा अंडाशय। अंडाशय।
ये 3 भाग जो होते हैं मादा जनन अंग के होते हैं, स्त्री केसर के। अब ये कहाँ पे होते हैं? सबसे ऊपर वाला क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। ये वाला बीच वाला भाग क्या होता है? वर्तिका होता है। सुराही जैसी संरचना दोस्तों होती है वर्तिका। ये वाला भाग नीचे लोटे के जैसा बड़ा भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे अंडाशय कहते हैं। इसी में तुम्हारे अंडाणु या बीजांड पाए जाते हैं, अंडाशय ये होता है। तो ये तुम्हारे किसके भाग हुए? ये मादा जनन अंग के हो गए। मादा जनन अंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इसको एक में मिलाकर क्या कहते हैं? इसको एक में मिलाकर जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। ये तुम्हारा कौन सा भाग होता है? मादा भाग। अब ऐसे ही कुछ नर भाग होते हैं। नर भाग कौन से होंगे? तो नर भाग इसमें जो तुम्हारे ये वाले दिखाई पड़ रहे हैं, नर भाग ये वाला ऐसे जो गया है ना, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? नर भाग होता है। नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। अब इनको हम अलग से बनाते हैं, इसको ऐसे, जैसे ये तुम्हारा ऐसे बना है ऐसे। अब ये वाला तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर को क्या कहते हैं? इसी को हम पुमंग कहते हैं, पुमंग। अब पुमंग जो है इसके भी 3 भाग होते हैं। जैसे एक इसका होता है पुतंतु, पुतंतु एक होता है इसका। पुतंतु के बाद में परागकोश, परागकोश। परागकोश के बाद में होता है परागकण, परागकण। अब ये होते कहाँ पे हैं? तो इसमें मित्रों ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो ऐसे पुष्प से जुड़ा होता है, यहाँ पुष्प वाला ये भाग जो होता है इसे हम कहते हैं पुतंतु, पुतंतु। और ये वाला भाग जो होता है, इतना भाग, ये वाला क्या होता है? ये होता है परागकोश, परागकोश। और इस परागकोश के अंदर, इस परागकोश के अंदर कुछ क्या होते हैं? महीन महीन संरचनाएं होती हैं। महीन महीन इसमें क्या पाए जाते हैं? दाने टाइप के होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, परागकण। अब परागकण और ये जो मादा भाग तुम्हारा है, मादा भाग का अंडाणु और परागकण जो होते हैं, परागकोश में पाए जाने वाले परागकण, जब ये दोनों मिलते हैं, यानी कि परागकण, परागकण प्लस अंडाणु, परागकण और अंडाणु। परागकण होता है नर भाग, अंडाणु होता है मादा भाग। जो दोनों मिलेंगे तब युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, युग्मनज या जायगोट बनाते हैं। भ्रूण का विकास होता है इसमें, और यहाँ से फिर फल का निर्माण होता है, क्योंकि पुष्पों में बच्चे नहीं उत्पन्न होते हैं। बच्चे जो होते हैं, नर और स्त्री जो मानव होते हैं, उनमें बच्चे होते हैं, लेकिन फलों में इस युग्मनज क्या करता है? भ्रूण के बाद में फल में बदल जाता है। तो ये वाला तुम्हारा पुष्प का भाग हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आ रहा, सेशन को लाइक शेयर कीजिए। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो PDF जो है कमेंट करना, हम आपके पास भेज देंगे, या व्हाट्सएप नंबर पे ले लेना। और अच्छे तरीके से जैसे ही बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप पूरी क्लास लेते हैं तो वादा करता हूँ क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप 20 में 20 करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रश्न अगला है, तो इसका जो आंसर हो गया हमारा कौन सा है मित्रों? पुमंग। क्योंकि आपने देखा इसमें पूछा गया कि कौन सा नर जनन अंग है, तो नर जनन अंग इसमें पुमंग दिया गया था। इसको और क्या कहते हैं? तो पुंकेसर। आप समझ चुके हैं। कहीं पर यदि क्या आ जाए, पुंकेसर आ जाए, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? तब भी हमारा आंसर पुंकेसर हो जाएगा। पुंकेसर और पुमंग दोनों एक ही चीज होती हैं। वैसे ही तुम्हारा बीजांड, इसको बीजांड को क्या कहते हैं? इसको अंडाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंडाणु भी कहते हैं। जायांग को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। स्त्री केसर कहते हैं। जायांग का दूसरा नाम क्या है? स्त्री केसर होता है। ऐसे पराग नलिका, पराग नलिका क्या होती है? पराग नलिका का मतलब जिसमें परागकण होते हैं, उस नली को पराग नलिका कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मूत्र निर्माण होता है। अभी हमने पीछे प्रश्न में आपको बताया जो किडनी होती है क्या करती है? मूत्र का निर्माण करती है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। अब इसके बारे में जो हमने पीछे कुछ ना बता दिया है, दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। इसके बाद में इसमें ऑप्शन एक और दिया है, कौन सा? हृदय। हृदय क्या होता है इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। यकृत तो हमने पढ़ लिया, अभी यकृत पढ़ा, किडनी पढ़ा। अब किसकी बारी है? हृदय की। हृदय देखते हैं क्या होता है।
ये दोस्तों क्या है, हृदय है। हृदय की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जो हमारा मांसपेशियों का बना होता है। मानव हृदय, सबसे पहली बात तो मानव हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो जन्म लेने के बाद मृत्यु तक कभी भी आराम नहीं करता है। जब व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तभी हमारा हृदय आराम करने को पाता है, और वो भी पूर्णतः आराम करता है। एक बार यदि बंद हुआ तो हमारा जीवन क्या है, सब समझ लो समाप्त है। तो हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हृदय क्या करता है, इसका मेन कार्य होता है हमारे शरीर में रक्त को पंप करना, यानी कि पूरे शरीर को रक्त को पहुंचाना। तो हृदय जो होता है, पहली बात तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों इसके अध्ययन को, यानी कि हृदय के बारे में हमें जानना है तो किसके लॉजी होती हैं, कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में तुम्हारा हड्डियों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी होती है, पेडोलॉजी होती है, बहुत सी लॉजी होती हैं। तो इनमें जो हृदय का अध्ययन किस में होता है, ऑस्टियोलॉजी में होता है। हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, जैसे आप कहीं गए, दुकान पर आगे लिखा मिल गया तुमको कार्डियोलॉजिस्ट, तो आप बाहर से ही देखकर जान जाएंगे कि यहाँ पर हृदय की दवाइयाँ होती हैं, हृदय का डॉक्टर बैठता है। हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, हृदय का डॉक्टर जो होगा उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका वजन लगभग 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। कितना होता है मित्रों, 300 ग्राम का होता है। हृदय जो होता है, इनके पार्ट पूछे जाते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो हमारा हृदय जो होता है उसके कितने पार्ट होंगे, हमारे हृदय के 3 पार्ट होते हैं। कितने होंगे, 4 पार्ट होते हैं। कितने मित्रों, 4 पार्ट होते हैं। ऊपर की ओर क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। ये वाला कौन सा होगा, बायां अलिंद, ये कौन सा होता है, बायां अलिंद। इधर वाला ये क्या होता है, ये होता है दायां अलिंद, दायां अलिंद। ये वाला कौन सा होता है, ये होता है दायां निलय। क्या होगा ये होगा दायां निलय। इधर कौन सा होगा, बायां निलय, बायां, ये कौन सा है, बायां निलय है। अब हमारा हृदय जो होता है, इसके पार्ट इसके भाग को वेश में भी कहते हैं। आज हमारे हृदय में कितने वेशम होते हैं, या कितने कक्ष होते हैं, या कितने भाग होते हैं, तो बता देना। ऊपर की ओर 2 क्या होते हैं, अलिंद होते हैं। नीचे की तरफ 2 निलय होते हैं। तो टोटल कितने भाग हुए, 4 भाग। हमारे हृदय के कितने भाग हैं, 4 भाग होते हैं। हृदय के कितने भाग होंगे, इसके भाग कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ा या सबसे छोटा भाग कौन सा है, हृदय में रक्त कहाँ से आता है, किसके द्वारा आता है। तो इसमें देखो, कुछ इसमें हम बताते हैं आपको। जैसे इसमें दिया गया है, ये वाला देखो बना है बढ़िया सा। अब इसमें तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाली कुछ सिराएं हैं इसमें। क्या है, सिराएं। जैसे महाधमनी इसमें दिया गया है, महाधमनी। अब महाधमनी जो होती है, महाधमनी, इसमें क्या होगा, महाधमनी में रक्त कैसा बहता, शुद्ध बहता है। धमनियां जो होंगी उनमें रक्त कैसा बहता है, शुद्ध। अब धमनीय सिरा होती क्या है, तो ये होता कुछ नहीं मित्रों, नलिकाएं होती हैं। जैसे तुम्हारी ऐसे नलिका है कोई एक,
नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं में क्या बहता है? रक्त बहता है। तो जिसमें रक्त बहता है उसको रक्तवाहिनी कहते हैं। रक्तवाहिनी कितने प्रकार की होती हैं? तो धमनी होती है, सिरा होती है, इसके अलावा एक केशिका होती है। तो 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा रक्त हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तो इसके पार्ट देखो मित्रों, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? दायां अलिंद। तो एक भाग ये हुआ, इसके अलावा एक भाग और तुम्हारा दिया गया है, ये वाला लिखा कौन सा? बायां अलिंद। कौन सा है? बायां अलिंद। तो बायां अलिंद जो है, बायां अलिंद और दायां अलिंद, उसके बाद में ये दक्षिण ही दायां होता है, दक्षिण निलय और वाम निलय, ये 4 पार्ट होते हैं। अब ये ऊपर देखो, यहाँ पर दिख रहा ऊर्ध्व सिरा। ऊर्ध्व सिरा को हम क्या कहते हैं? इसको उच्च महाशिरा भी कहते हैं। उच्च महाशिरा, ये क्या है? उच्च महाशिरा होती है। नीचे तुम्हारा ये वाला देखो दिया निम्न महाशिरा। निम्न महाशिरा का मतलब क्या होता है? निम्न महाशिरा यानी कि उच्च और निम्न, ये होती है ऊर्ध्व, अब ये होती है ऐसे ही। अब इनसे क्या होता है आगे नेक्स्ट पेज पर तुमको बताते हैं। जैसे तुम्हारा ये वाला मान लो क्या बना? हृदय बना है। हृदय बनाते हैं बढ़िया सा। ये देखो तुम्हारा क्या हृदय कुछ लग रहा है ना, हृदय बन रहा है। अब यहाँ पर जो है कुछ सिराएं आती हैं। सिराओं का कलर कैसा होता है? नीला होता है। इससे तुम्हारी सिरा ऐसे आएंगे, इससे ऐसे। इसके पार्ट अभी हमने बताया है कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। अब ऐसे करके ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे बना होता है ना, ये वाला ऐसे जो होता है, ऐसे धमनी आती है, फिर जो है ऐसे 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 करके ऐसे जुड़ा हुआ होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना हृदय। अब इसमें जो है ये वाला इधर वाला भाग कौन सा होता है हृदय का? ये नीचे वाले कौन से भाग होते हैं? नीचे वाले भाग हमारे होते हैं, कौन से होते हैं? ये नीचे वाले बाएं निलय, ऊपर वाले ये नीचे क्या होते हैं? निलय होते हैं। ऊपर क्या होते हैं? अलिंद होते हैं। ऊपर क्या होते हैं? ऊपर अलिंद होते हैं। और नीचे क्या होते हैं? अलिंद कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। और नीचे क्या होते हैं? निलय होते हैं। याद रखना, हृदय में नीचे की तरफ क्या होते हैं? नीचे होते हैं निलय और ऊपर क्या होते हैं? अलिंद। अलिंद कितने होते हैं? इनकी संख्या 2 होती है और 2 ही संख्या किसकी होती है? निलय की होती है। अब हमारे शरीर में जो रक्त आता है, ये वाली क्या है? ऊपर से जो आती है इसको कहते हैं उच्च महाशिरा। उच्च महाशिरा। उच्च महाशिरा। नीचे क्या होती है? निम्न महाशिरा। निम्न महाशिरा। उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, इनका कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में जहां कहीं भी क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में क्या होता है? अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध का मतलब होता है CO2 इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। इस ऊपर वाले एरो का निशान है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी होगी और इस निशान का मतलब है ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो जिसमें ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो उच्च महाशिराएं जो होती हैं ये क्या करते हैं? इनका काम होता है हमारे हृदय के ऊपर जितने अंग हैं, जैसे तुम्हारा खोपड़ी है, दिमाग है, नाक, कान, यानी कि हृदय के ऊपर के जितने भाग हैं, तो ऊपरी भागों में जितना भी अशुद्ध खून होता है, खराब खून होता है, उसको लाने का कार्य कौन करता है? महाशिराएं करती हैं। तो हमारे हृदय के ऊपर यानी कि सिरे के जो हमारा सीना होता है, सीने के ऊपरी भागों से हृदय में रक्त कौन लाता है? तो ये महाशिराएं लाती हैं। उच्च महाशिरा। उच्च महाशिरा क्या करती है? यह हृदय के ऊपरी भागों से अशुद्ध खून को दाएं अलिंद में लाती है। दायां अलिंद
दायां अलिंद में लाती है। किसमें लाएगी दोस्तों? यानी कि जो उच्च महाशिरा है, उच्च महाशिरा हमारे हृदय का जो ऊपरी भाग है, वहां से जितना भी, जैसे तुम्हारा खोपड़ी है, मस्तिष्क है, ये हाथ पैर ऊपर जितने भाग ऊपर वाले हैं, वहां से कौन लाता है? उच्च महाशिरा। इस खराब खून को, खराब खून का मतलब इसमें दोस्तों कोई कचरा नहीं भरा हुआ है, ना कोई गंदगी है। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसीलिए इसे अशुद्ध कहते हैं। तो ऊपरी भाग से कौन लाता है? उच्च महाशिरा। और जितने भी अंग हमारे शरीर के नीचे, हृदय के नीचे हैं, जैसे तुम्हारा पैर हुआ, पेट हुआ, जितने भी हृदय के नीचे वाले भाग हैं, वहां से निम्न महाशिरा ये नीचे से हृदय ले जाती है और उच्च महाशिरा ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त लाने का कार्य करती है। ये भी क्या करती है? ये भी अशुद्ध खून को, अशुद्ध रक्त को शरीर के निचले भागों से, निचले शरीर के अंगों से, शरीर के अंग से, अंग से दाएं, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में लाने का कार्य करती है, लाने का कार्य करती है। इसका कार्य मित्रों क्या होता है? जितना भी हमारे शरीर के अंदर खराब खून है, उसको नीचे वाले भागों से निम्न महाशिरा लाती है और ऊपरी भागों से कौन लाता है? ये लाती है तुम्हारी उच्च महाशिरा। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर धमनी जो होती है, धमनी में हमेशा कैसा खून बहेगा? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और जो सिरा होती हैं, चाहे वह उच्च सिरा हो या निम्न सिरा हो, सब में कैसा बहता है? अशुद्ध खून बहता है। अपवाद के रूप में एक है, उसमें कैसा जाता है? शुद्ध जाता है, बाद में बताएंगे। सिरा जो होती है इसमें कैसा जाता है? अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कहने का सीधा मतलब यह है, हमारे शरीर में कहीं भी यदि अशुद्ध खून है तो उसको सिराएं ढूंढा करती हैं, तुरंत पकड़कर कहाँ कर देती हैं? हृदय के अंदर। तो हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त को कौन लाता है? अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य किसका होता है? सिराओं का होता है। और कहाँ लाएंगे? हृदय के अंदर। जैसे ही ऊपर से और नीचे से सब कहीं से रक्त कहाँ जाएगा? इसमें आ जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर भर जाएगा पूरा इसमें। जैसे ही रक्त यहाँ पर भरेगा तो यहाँ पर 3 वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 3 वाल्व लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिकपर्दी वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इन्हें हम त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं, त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। रक्त जब इसमें भरेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये कपाट या किवाड़े क्या होंगे? खुलेंगे और हमारा रक्त कहाँ जाएगा? इसमें आ जाएगा रक्त। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। पूछा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, तो इनको आप बताएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर होते हैं। तो ये तुम्हारे होते हैं कहाँ पर? ये दायां अलिंद, दायां अलिंद और दायां निलय, और दायां निलय के बीच होते हैं, दायां निलय के बीच लगे होते हैं, दायां निलय के बीच लगे होते हैं। कहाँ पर होते हैं दोस्तों? अलिंद और निलय के बीच में होते हैं। देखो दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर क्या है? ऊपर वाला भाग भी हमने बताया है। क्या होता है? राइट वेंट्रिकल होता है ये तुम्हारा, और ये लेफ्ट होता है। समझ में आया? तो इसमें इसके बीच में ऊपर क्या है? अलिंद है, नीचे क्या है? निलय है। तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व लगे होते हैं, जिनके खुलने पर रक्त हमारा जितना अशुद्ध वाला है वो कहाँ भर जाएगा? यहाँ पर भर जाएगा। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है तुम्हारा अर्धचंद्राकार कपाट। इसको हम नेक्स्ट पेज पर बताते हैं। यहाँ पर मित्रों क्या लगा होता है? यहाँ पर जो लगे होते हैं 3 वाल्व होते हैं। कितने? 3 वाल्व होते हैं, जिन्हें हम त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। जैसे ही रक्त तुम्हारा इसमें भरेगा, इस वाले पार्ट में क्या होगा? रक्त भर जाएगा, तो त्रिकपर्दी वाल्व खुलेंगे और रक्त हमारा पूरा कहाँ जाएगा? इसमें दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय में यहाँ से एक निकलता है तुम्हारा कपाट और लगा होता है, जिससे हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। यह क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट। इस अर्धचंद्राकार कपाट से एक धमनी निकलती है।
कौन सी? एक धमनी निकलेगी और ये कहाँ तक जाएगी? ये हमारे फेफड़ों तक जाती है। यहाँ पर क्या होते हैं? फेफड़ा होते हैं, फेफड़ा। अब ये क्या होता है यहाँ पर? अर्धचंद्राकार कपाट, अर्ध चंद्राकार कपाट होता है। अब अर्धचंद्रा कपाट से एक क्या धमनी निकलती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहेंगे? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। इसी को पल्मोनरी भी कहते हैं। पल्मोनरी इंग्लिश में होता है, हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं। यह क्या होती है? फुफ्फुस धमनी होती है। अभी हमने बताया कि धमनियां जो होती हैं वो शुद्ध खून को ले जाती हैं, लेकिन अपवाद तुम्हारी कौन सी है? फुफ्फुस धमनी। ये हमेशा कैसा खून ले जाती है? अशुद्ध खून ले जाती है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि आपको पता है हृदय के दाएं साइड में कैसा खून होता है? इधर दाएं साइड में होता है खराब खून, और शुद्ध खून किधर होता है? बाएं साइड में। तो यहाँ से निकलती, इसका मतलब ये खराब ले जाती होगी। तो धमनी क्या करती है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। यानी कि खून कैसा होता है? यह अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध खून को कहाँ ले जाती है? फेफड़े के अंदर जैसे ही ले जाएगी, यहाँ पर क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन इसमें मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से श्वास के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ये बाहर निकल जाती है, और हमारा रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध इसीलिए था क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। जैसे ही फेफड़े में जाएगी, श्वसन के माध्यम से हम सांस लेते हैं, सांस लेंगे तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे। जैसे ही हम इसको बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन इसमें मिलती है, ये रक्त कैसा हो जाता है? रक्त हो जाता है। कैसा? ये शुद्ध हो जाता है। और फिर ये शुद्ध रक्त जो होता है, शुद्ध रक्त फिर कहाँ जाता है? फिर ये तुम्हारा जो होता है कहाँ जाएगा? ये तुम्हारा जो होता है ये जाएगा तुम्हारा कहाँ? सिरा में। कौन सी सिरा में? ये तुम्हारा जाता है, ये फुफ्फुस सिरा। किसमें जाएगा? ये फुफ्फुस सिरा में जाता है। और फुफ्फुस सिरा कहाँ खुलती है? तो फुफ्फुस सिरा खुलती है बाएं अलिंद में। तो इसमें अब खून कैसा बहेगा? अब इसमें खून जो जाएगा वो लाल खून हो जाएगा। खून का रंग कैसा हो जाएगा इसका? लाल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसमें कैसा खून बहता है? इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त जाएगा? इसमें शुद्ध रक्त जाता है। और ये शुद्ध रक्त फिर ऐसे जा करके कहाँ जाएगा? ये शुद्ध रक्त जो होता है सीधे कहाँ जाएगा? ये तुम्हारा आएगा किसमें? ये वाला कौन सा अलिंद है? बायां अलिंद। तो बाएं अलिंद में कैसा खून हो जाएगा? शुद्ध। अब सारी धमनियां जो होती हैं वो कैसा खून ले जाती हैं? खराब खून। लेकिन ये फुफ्फुस जितने भी सिराएं होती हैं वो कैसा खून ले जाते हैं? खराब खून। लेकिन ये वाली सिरा जो है फुफ्फुस सिरा, इसका नाम क्या है? फुफ्फुस सिरा, या इसी को पल्मोनरी सिरा कहते हैं। पल्मोनरी सिरा। ये खून कैसा ले जाती है? शुद्ध खून। इसमें कैसा जा रहा है? शुद्ध खून। शुद्ध का मतलब इसमें कैसा है? ऑक्सीजन जो है वह ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तब ये खून हो गया शुद्ध। अब शुद्ध खून कहाँ जाएगा? बाएं निलय में जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर द्विकपर्दी कपाट होते हैं। दो किवाड़े यहाँ पर लगे होते हैं जिन्हें हम द्विकपर्दी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द्विकपर्दी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ही रक्त यहाँ पर आएगा, ये कपाट जो लगे हैं खुलेंगे और हमारा रक्त कहाँ प्रवेश कर जाएगा? ये हमारा शुद्ध खून आ जाएगा। कहाँ पर? इसमें आ जाएगा। तुम्हारा कौन सा भाग है? ये वाला भाग हमारा है बायां निलय। बायां निलय जो होता है हृदय का सबसे बड़ा कक्ष होता है। यहीं से जो होता है पूरा शरीर से रक्त हमारा कहाँ पास होता है? यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। उस वाल्व से क्या निकलती है? इस वाल्व से हमारी निकलती है कौन सी एक चीज? यहाँ से एक निकलती है धमनी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम महाधमनी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? महाधमनी कहते हैं। ये महाधमनी जाएगी कहाँ? तो महाधमनी हमारे शरीर के अंगों को जाती है। शरीर के अंग, यानी कि मान लिया जाए यहाँ पर क्या हमारा है? पूरा शरीर के अंग है, शरीर के अंग। तो ये महाधमनी क्या करती है? ये क्या है? महाधमनी है।
महाधमनी। इस महाधमनी का कार्य क्या होता है, हमारे जितने भी अंग हैं उन सभी को, ये जो यहाँ पर कैसा खून भरा हुआ है, शुद्ध खून, इस शुद्ध खून को पूरे शरीर में क्या करती है, पंप करती है। इसका कार्य क्या होता है, यह है महाधमनी। महाधमनी का कार्य होता है जितना भी हमारे हृदय के अंदर शुद्ध रक्त है उसको शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो महाधमनी करती है। यहाँ जाने के बाद में यहाँ से कोशिकाओं में बढ़ जाता है, महीने महीने कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के द्वारा पूरा रक्त हमारा कहाँ चला जाता है, कोशिकाओं में। तो रक्त परिसंचरण की दोहरी संरचना आती है बनाने को। दोहरी संरचना क्या होती है, दोहरी का मतलब होता है शरीर के अंगों से पहले खून आया था यहाँ पर ना, इनसे आया हृदय के अंदर, ऊपर से आया, नीचे से आया था महाशिराओं के द्वारा, और यहाँ से शुद्ध होकर के फिर से वहीं पहुंच गया, इसीलिए इसको दोहरी संरचना कहते हैं। प्रश्न आता है कि खुला व बंद परिसंचरण तंत्र को समझाइए, तो उसमें यही होता है दोहरी परिसंचरण तंत्र। दोहरी का मतलब जहाँ से रक्त आया एक बार और पुनः दोबारा वहीं से पहुंच गया, तो उसको दोहरी संरचना कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। किसी दिन बताना तो थ्योरी टकरा देंगे अच्छे से और भी समझ में आएगा। इसी के आगे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा था, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है एक, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, लगातार परीक्षा में आता है। इसको आप जरूर पढ़कर जाइए कि लार जो होती है, लार जो होती है इसका जो एंजाइम होता है कौन सा होता है, तो ये पेप्सिन जो होता है तो होता नहीं है, ट्रिप्सिन ये भी नहीं होता है। इसमें जो लाइपेज है तुम्हारा, लाइपेज किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। किसमें मित्रों, लार में पाया जाता है। कौन सा, लार में तुम्हारा लाइपेज पाया जाएगा। लाइपेज एंजाइम जो होता है कहाँ मिलता है, लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन इसमें नहीं होता है, अग्न्याशय का होता है। पेप्सिन ये तुम्हारा आमाशय में निकलता है। एमाइलेज ये भी इसका नहीं होता है। तो अब हम जो आगे बढ़ते हैं इसको बताते हैं लार। अब पेज नहीं में आएंगे। लार, लार जो होती है मित्रों, इसके बारे में समझते हैं लार क्या होती है। लार, पहली बात तो यह प्रश्न बहुत बनता है परीक्षा में कि हमारे शरीर में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं। तो लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है, लार, लार ग्रंथियों की संख्या हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी होती है, यानी कि कुल पूछा जाए तो 6 होती हैं। अब लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। लार का काम क्या होता है, लार का कार्य होता है, लार का कार्य भोजन को, कार्य भोजन को चिकना बनाना या बाउल्स के जैसा, जबान के साथ में मिलकर के बाउल्स या लुगदी टाइप का बन जाता है, भोजन को चिकना बनाता है और इसको निगलने में आसानी होती है, निगलने में आसानी होती है, आसानी होती है। लार का पीएच मान पूछा जाता है। लार का पीएच मान, लार का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 या 7 तक होता है। कितना मित्रों, 7.5 तक हो जाता है। 5.5 से 7.5 तक इसका पीएच मान होता है। अब इसमें निकलने वाले एंजाइम की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारा इसमें एक निकलता है टाइलिन, टाइलिन। एक होता है लाइपेज, लाइपेज। एक होता है तुम्हारा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अब टाइलिन जो होता है ये पूछा था किसका पाचन करता है, तो स्टार्च, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च या मंड का पाचन करता है, मंड भी इसी को कहते हैं।
स्टार्च या मंड को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ये क्या करता है, हमारे जो टाइलिन होती है, टाइलिन में स्टार्च या मंड जो हमारे भोजन में होता है, टाइलिन एंजाइम उसको क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। यानी कि ये किसका पाचन करता है, स्टार्च या मंड का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है ये मित्रों वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। इसी के अलावा लाइसोजाइम जो होता है इसका कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पहुंचने वाले बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। यानी कि देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं जो पाते हैं रेंगता जा रहा है उसको मुंह में रख लेते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे जंतु जो हमारे शरीर के अंदर धोखे से पहुंच जाते हैं, यदि वो छोटे जीव हुए तो उनको लाइसोजाइम क्या करता है, वहीं पर मारने की कोशिश करता है और क्या करता है, उसको समाप्त कर देता है। तो लाइसोजाइम का कार्य होता है शरीर के अंदर पहुंचने वाले बैक्टीरिया, भोजन से तुमने सड़ा फल कोई खा लिया उसमें बैक्टीरिया छोटे छोटे हैं, उनको लाइसोजाइम पूरी कोशिश करता है उसको हम समाप्त कर दें। तो लार में 3 क्या पाए जाते हैं, 3 महत्वपूर्ण जो होते हैं तुम्हारे एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन, जिसमें बहुत बार पूछा है, इसको याद रखना। टाइलिन जो होता है क्या करता है, स्टार्च या मंड का पाचन करता है जो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है इसको। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन इसमें था, और लार से विशेष कुछ आता नहीं, टाइलिन एंजाइम आता है। इनकी संख्या पूछी जाती कितनी होती है, तो 3 जोड़ी, ये नहीं भूलना। 2 टॉपिक इसमें से अच्छे से आते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा और इसमें ऑप्शन दिया गया था एक पेप्सिन, टाइम से हो रहा है क्या? तो अब जो है इसमें दिया गया तुम्हारा क्या है, इसमें दिया है अगला ऑप्शन दिया गया है कि इसमें कौन सा पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो पेप्सिन यहीं पर बता देते हैं पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन का कार्य होता है इसका प्रोटीन का पाचन करना। इसको भी बता देते हैं अच्छे से, पेप्सिन एंजाइम। अब मित्रों जो होता है हमारा क्या, आमाशय, आमाशय बनाने की कोशिश थोड़ा करते हैं। आमाशय मित्रों जो है बना रहे हैं, इसको बता रहे हैं अभी। देखिए ये तुम्हारा क्या है, छोटी आंत है दोस्तों बन रही है, छोटी आंत ऐसे जो होती है यहाँ से जुड़ी होती है किससे, बड़ी आंत से। यहाँ पर क्या, यहाँ से जुड़ी हुई किससे, बड़ी आंत से। ऐसे 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 जाकर के, और ऐसे कहाँ जाती है, ये मलाशय तक जाती है। कहाँ मित्रों, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी मलाशय तक जाएगी और वहां से ऐसे होती है। अब इसमें जो होता है ये वाला तुम्हारा क्या होता है, आमाशय होता है। कौन सा होता है, आमाशय होता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, श्वासांत, और एक होता है। तो आमाशय से एंजाइम निकलते हैं, कौन से, एक होता है इसमें से निकलता है जठर रस। जठर ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं जिनसे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और इसमें से निकलता है तुम्हारा पेप्सिन, पेप्सिन, और इसमें से एक निकलता है रेनिन, रेनिन। तो रेनिन जो होता है, रेनिन का कार्य क्या होता है, दुग्ध का पाचन करता है। रेनिन कहाँ पाया जाता है, तो रेनिन जो होता है
ये दुग्ध में पाया जाता है और दुग्ध का पाचन भी करता है। दुग्ध का पाचन कौन करता है? तो मनुष्य जो होते हैं उनमें दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन होता है। ये छोटे बच्चों में 6 वर्ष तक के बच्चों में काफी मात्रा में रेनिन एंजाइम निकलता है, क्योंकि अधिक दूध पीते हैं और उनको चाहे जितनी बोतल देते चले जाओ पीते चले जाते हैं पूरा दिन। लेकिन किसी बुजुर्ग को यदि इतना दूध दिया जाए तो उसको वो नहीं पचा पाए, क्योंकि इसकी क्षमता रेनिन जो होती है 8 वर्ष के बाद में रेनिन एंजाइम बनना जो होता है आमाशय में कम हो जाता है। तो दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। इसी के अलावा जो तुम्हारा पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। जठर रस जो होता है इसमें एक महत्वपूर्ण अम्ल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? HCl अम्ल। ये जो होता है भोजन को गलाने का कार्य करता है। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाता है। इसे पेट का अम्ल कहते हैं। पेट का अम्ल कहा जाता है। पूछा जाए हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबसे अधिक कौन होता है? HCl। कहाँ पाया जाता है? HCl कहाँ पाया जाता है? तो ये आमाशय में पाया जाता है। ये भोजन को गलाता है, भोजन का गलाने का कार्य करता है। इधर यकृत हमने बता ही दिया। ये एक और देख लो, यहाँ पर ऐसे संरचनाएं बनी है छोटी, ऐसे सी आकार की। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। क्या होता है? यह ग्रहणी होता है। कई बार पूछा गया कि आहार नलिका में जो सी आकार की संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको ग्रहणी कहा जाता है। और ये कैसी होती है? सी अक्षर जो ऐसे बना होता है तो सी आकार की होती है। इसके बाद में मित्रों छोटी आंत होती है। हमारी आहार नाल, पूरी आहार नाल लगभग कितनी होती है? 9 मीटर तक होती है। उसमें से सबसे बड़ा भाग छोटी आंत का होता है। और जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। सीकम के अलावा एक आता है कि क्रम रूप परिशेषिका। क्रम रूप परिशेषिका किसका भाग होता है? तो क्रम रूप परिशेषिका जो होता है ये बड़ी आंत का भाग होता है। क्रम रूप परिशेषिका, परिशेषिका किसका भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है। बड़ी आंत का भाग होता है। तो ये प्रश्न नहीं गलत करना। कई बार आया है क्रम रूप परिशेषिका किसका भाग होता है? तो क्रम रूप परिशेषिका जो होता है बड़ी आंत का भाग होता है। अब इसमें जो बड़ी आंत जो होती है इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है, पाचन की क्रिया इसमें नहीं होती है। बड़ी आंत में पचित भोजन का अवशोष, पानी पचित भोजन में पानी का अवशोषण किया जाता है। पानी का अवशोषण किया जाता है। तो बड़ी आंत मित्रों जो होती है इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है। पूछा जाए कि पाचन जो होता है कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद में बड़ी आंत उसमें से पानी का अवशोषण कर लेती है और बचा हुआ जो मलमूत्र होता है वो बाहर गुदा द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये तुम्हारा रहा कौन सा? आमाशय में पाया जाने वाले एंजाइम। पूछा गया था लार में कौन सा होता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? स्टार्च मंड को उसमें ग्लूकोज में बदल देता है। उसके अलावा उसमें लाइपेज पाया जाता है जो कि फैट का पाचन करता है और लाइसोजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया या कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसी के बाद में चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं शायद एक ही रह गया है। एमाइलाइड ट्रिप्सिन जो होता है ये उसका होता है तुम्हारा, इसमें अग्न्याशय में पाया जाता है। इसके अलावा अब कौन सा है? एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? इसको मित्रों अभी हमने बताया। प्रश्न अच्छे से देख लीजिए क्या है प्रश्न दिया गया है इसमें कि स्त्री केसर जो तुम्हारा है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को, स्त्री केसर जो है उसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। यदि आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो आपको इसका उत्तर पता चल गया होगा कि स्त्री केसर जो होता है उसका मध्य भाग कौन सा होता है। तो अभी हमने बताया कि सबसे ऊपर क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। सबसे ऊपर क्या होता है?
वर्तिकाग्र होता है। ये वाला देखो मित्रों हमें पीछे कहाँ गया, ये वाला देखिए, इसमें जो ये वाला भाग तुम्हारा होता है, इसमें बता रहे हैं फिर से, ये ऐसी बनी होती है संरचना, ऐसे यहां से ऐसे आती है, फिर ऐसे ऐसे लेकर ऐसे 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 होता है। ठीक, इसमें जो देखो मध्य वाला भाग पूछा गया है, स्त्री केसर, स्त्री केसर या जायांग, इसका मध्य भाग, मध्य का मतलब बीच वाला भाग कौन सा होता है, ऊपर है वर्तिकाग्र, बीच में क्या है ये वाला वर्तिका है ना, तो उसका आंसर कौन सा सही होगा, वर्तिका होगी। नीचे क्या होता है, अंडाशय होता है, बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कौन सा होता है, बीच में कौन सा होता है, वर्तिका होती है। अब वर्तिका जो होती है पतली होती है, सुराही नुमा होती है। अब इसमें दिया गया है बाकी कि इसका मध्य भाग कौन सा, तो वर्तिका ये वाला सही हो जाएगा, आंसर इसका कौन सा सही होगा, वर्तिका होगा। अब अगला F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है, ये तुम्हारा एक संकर क्रॉस जो होता है उसमें प्राप्त होता है F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। ये अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे जब कभी आएगा तब इसको बताएंगे अच्छे से, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो जाएगी। आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, कंटेंट कैसा होना चाहिए। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।